टीएनसी के बारे में सर मुझे एक सीनियर ने बताया था। जब मैं नॉर्सेट सिक्स का एग्जाम देने गया था तो वहां पर उन्होंने बोला, मतलब मेरा एग्जाम ठीक नहीं गया था, उन्होंने बोला टीएनसी की टेस्ट सीरीज लो। फिर मैंने टीएनसी की टेस्ट सीरीज ली थी तब से। सर वो तो है ना कि पहले अपने को ठान लेना है कि करना है तो करना है, और कोई करने नहीं आएगा, खुद को पढ़ना ही पड़ेगा सर। एक बार ठान ली तो फिर रास्ते खुद मिल जाते हैं सर कि हमें करना है तो कैसे करना है वो खुद ढूंढ लेते हैं फिर हमें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उदेश कुमार और आज हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं नोरसेट मेंस के टॉपर जिनकी रैंक है 133। नाम है करण सिंह ठाकुर। करण सिंह ठाकुर की जो मेहनत है, किस प्रकार से उन्होंने जो ये इतनी अच्छी जो रैंक प्राप्त की है, वो हम इस इंटरव्यू के द्वारा जानेंगे। साथ में ही जानेंगे उनकी स्ट्रेटजीज कि क्या स्ट्रेटजीज उन्होंने फॉलो की और उन स्ट्रेटजी का फायदा उठाकर किस प्रकार से आप भी इतनी अच्छी जो रैंक है वो प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले तो करण, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयाँ जो आपने इतनी अच्छी रैंक जो है प्राप्त की है। धन्यवाद सर। और अब मैं चाहूँगा कि आप अपना जो इंट्रोडक्शन है वो बताएं कि आप कहाँ से हैं, कब आपने जो बीएस नर्सिंग कंप्लीट की और ये कौन सा आपका नोट सेट था। मेरा नाम ठाकुर करण सिंह है, मैं गुजरात से हूँ। और मैंने बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिद्धपुर से की। पास आउट है फेब्रुआरी 2024। 24, ओके ओके। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि करण, कि आपको टीएनसी नर्सिंग क्लासेस के बारे में कैसे पता चला। टीएनसी के बारे में सर मुझे एक सीनियर ने बताया था। जब मैं नॉर्सेट सिक्स का एग्जाम देने गया था तो वहां पर उन्होंने बोला, मतलब मेरा एग्जाम ठीक नहीं गया था, उन्होंने बोला टीएनसी की टेस्ट सीरीज लो। फिर मैंने टीएनसी की टेस्ट सीरीज ली थी तब से। ओके डियर, तो आपने टीएनसी की टेस्ट सीरीज ली, तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपने पहली बार टीएनसी की जो टेस्ट सीरीज जब ज्वाइन की तो उस समय आपकी कौन सी रैंक आ रही थी जब आपने ज्वाइन जब की उस तब। टाइम जब पहला टेस्ट दिया मैंने 3000 कुछ रैंक थी मेरी। 3000 रैंक थी। और जब अब जब प्री आप टेस्ट सैटरडे। दे रहे थे, जब टेस्ट देने लग गए थे, जब लास्ट में जब आपका प्री या मेंस का पेपर था, तो आप कौन सी रैंक तक पहुंच गए थे। मोस्टली तो अंडर 100 में रहता था, फिर कभी कभार अंडर 30 भी आ जाती थी सर उसमें। ओके, तो मैं सभी बच्चों को भी ओवरऑल अच्छा है। हाँ, तो मैं सभी बच्चों को भी बताना चाहूंगा कि जैसे आपको जो रैंक है वो पहले बहुत ज़्यादा आती है, मान लो 3000, 4000, 5000, 6000, तो आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि गलतियाँ कहाँ हो रही है। और धीरे धीरे जब आप इम्प्रूवमेंट करोगे तो आप भी करण की तरह न सिर्फ टेस्ट सीरीज में बल्कि जो असली नोट सेट मेंस का जो एग्जाम है उसमें भी एक अच्छी जो रैंक है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अपनी जर्नी के बारे में एक बार थोड़ा सा आप बता दीजिए कि कैसे आप नोट सेट 6 में क्या हुआ, 7 में क्या हुआ और कैसे आप नोट सेट 8 तक पहुंचे। सर पहले तो मैंने पास आउट किया, फेब्रुआरी में मैं पास आउट हुआ। तो उस टाइम मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। सिक्स का मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था तो मैंने ऐसे ही दे दी थी। मतलब प्रिपरेशन नहीं हुई थी तो ऐसे ही 100 करके आ गया था, तो मैं उसमें थोड़े पॉइंट से रह गया था सर। ओके। मतलब फिर वो दुख हुआ, उसके बाद मैंने सीनियर से पूछा तो उन्होंने बोला टीएनसी की टेस्ट सीरीज लो लो। फिर मैंने टीएनसी से टेस्ट सीरीज से पढ़ा। उसमें मैंने नॉर्सेट 7 में मेरी 219 रैंक आई। उसमें मुझे एम्स ऋषिकेश अलॉट हुआ। जब रिजल्ट आया उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट ही रखा था सर ये। उसके बाद मैंने एडवांस सीरीज देखी सर आपकी। ओके ओके। एडवांस सीरीज से मुझे बहुत फायदा हुआ है सर। इसकी वजह से इस बार मैंने 133 रैंक आई है सर नॉर्सेट 8 में। थैंक यू करण। जो बच्चे जुड़ते हैं एडवांस सीरीज से तो उनसे अलग ही मेरा लगाव हो जाता है। और कोशिश की थी मैंने एडवांस सीरीज में कि अच्छा कंटेंट दूं मैं बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के। आपने भी देखा होगा कि कहीं पर भी ऐसा नाम नहीं आया कि हमारा ये कोर्स खरीदो या ये करो। कोई भी टाइम ना सर। है वो नहीं हुआ। लाइव में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, बट रिकॉर्डेड क्लास ही डाली थी तो उसका ये फायदा हुआ कि एक भी जो मिनट है वो बच्चों की जो है वो खराब नहीं होती थी उससे। तो बस ये चीज़ ही है, बच्चों को भी यही चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपको अपनी कमी पे काम करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप जो और भी अच्छा कर सकते हो। अब करण देखो, कोई कई बार बच्चे नेगेटिव कमेंट कर देते हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सब अपने घर के पास आना चाहते हैं। तो उसके कारण से अब हाँ आप सर। हाँ, तो उसके कारण से मैं चाहता हूँ कि आप बच्चों को क्लैरिफाई करो कि अब आप कौन सा जो एम्स है वो ज्वाइन करना चाहते हो आप। सर मैं एम्स राजकोट ज्वाइन करना चाहता हूँ, वहां मिलेगा तो मैं मतलब वही चॉइस में वही डालना है मुझे, और कुछ नहीं डालना है। हाँ, अब मैं देखो बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई बार आप नेगेटिव कमेंट कर देते हो, लेकिन आप भी अगर मान लो पढ़ाई करो, मेहनत करो, तो सबसे बड़ा जो आपका जो गोल होता है ना वो हमेशा घर के पास होता है। अब करण ने एम्स ऋषिकेश मान लो ज्वाइन कर रखा है तो वो बहुत दूर पड़ता है और ये गुजरात से है, तो सब चाहते हैं कि मैं घर के पास आऊँ। उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। मैं खुद जोधपुर एम्स में था पहले, उससे पहले भोपाल एम्स में था, फिर मैंने जोधपुर एम्स ज्वाइन किया। और जोधपुर एम्स में आने के बाद में मैं ईएसआईसी मैंने ज्वाइन किया। तो कई बार मुझे भी उस समय कहा जाता था कि आप इतने जो एग्जाम है वो क्यों देते हो अगर सेलेक्ट हो रहे हो तो। बट मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मेरा भी ऐसा ही था कि भाई मैं घर के पास आना चाहता था। तो पहले मैं राजस्थान में आया, तो राजस्थान में आने के बाद में मैं जोधपुर में राजस्थान में आ गया। मैं खुद राजस्थान से हूँ, बट जो गुड़गांव जो ईएसआईसी है वो मेरे बहुत पास पड़ता है। तब मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया, बट इसके बाद फिर मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया था नर्सिंग ऑफिसर का। तो सभी बच्चे
आप कभी भी कुछ भी गलत कमेंट करते हो तो एक बार ये जरूर आपको जानना चाहिए। मैंने ये आज इस वीडियो में जानबूझ के क्लैरिफाई किया है कि कई बार आप बहुत सारी वीडियोस में आपको इन चीज़ों से आपको लेना देना नहीं होना चाहिए, आपको पढ़ाई से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछने चाहिए। बट आप ऐसे कमेंट कर देते हो कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया तो दोबारा से क्यों कर रहे हो। तो मैं आज इसको मैंने अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया है। आप भी अगर हमारी जगह होते, मेरी जगह होते, कर्ण की जगह होती या और किसी बच्चे की जगह होते, तो आप भी जब तक एग्जाम देते जब तक कि आप अपने घर के पास नहीं आ जाते हैं। और ये सभी ये चाहते हैं। तो चलो अभी प्रिपरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है करण, वो मैं आपसे पूछता हूँ ताकि जितने भी जो बच्चे हैं उनको इससे फायदा मिले। तो करण आप मुझे ये बताओ कि कौन कौन सी ऐसी बुक्स आप रिकमेंड करो कि बच्चों को ये तो पढ़नी ही पढ़नी चाहिए आप सभी को। सर वो तो वैसे तो बेसिक बुक्स पढ़े थे मैंने, टारगेट हाई और पीआर यादव। फिर एडवांस सीरीज से मैंने मोस्ट भी कवर कर लिया सर। बस यही बुक्स मैंने पढ़े थे। पर इतने में हो जाता है सर, इतना ज़्यादा वो नहीं होता है कि मतलब मोस्ट भी और टारगेट हाइट से हो जाता है सर, ऑलमोस्ट। आपने बिल्कुल सही बात कही है करण। देखो बच्चों, बुक्स जो हैं वो हजारों होती हैं, और सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी बुक पढ़ो आप डेडिकेटेड रहो। आप ऐसे सुनकर मत करो। हमारी प्रिपरेशन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है कि बच्चे क्या करते हैं, दूसरे से फोन करेंगे यार तो कौन सी बुक पढ़ रहा है, वो कहेगा मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं ये एल्फा पढ़ रहा हूँ, मैं बीटा बुक पढ़ रहा हूँ। तो फिर वो क्या करते हैं कि जैसे 5-7 दिन उन्होंने एक बुक पढ़ी फिर उसको छोड़ देंगे, फिर किसी दूसरे ने कहा यार इसके नोट्स पढ़ो। तो ऐसा नहीं करना है। आपने एक प्लान बना लिया ना तो उसको कंप्लीट करो। आपने अगर सोच लिया कि मुझे पीआर यादव पढ़नी है तो वो पढ़नी है। देखो चार चार ही ऐसी बुक होती हैं जो मैं हमेशा मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ। आप किसी भी टॉपर से टॉपर बच्चे से भी पूछोगे ना तो इससे बाहर कुछ नहीं होता। पहली जो बुक होती है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए पीआर यादव होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ। अगर आपको और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है तो आप टारगेट हाई पढ़ सकते हो, साथ में आप जो सोनड्रेस है उसकी थ्योरी पढ़ सकते हो, वो जो मोस्ट भी उसके क्वेश्चन पढ़ सकते हो। एडवांस सीरीज में मैंने हाँ इंक्लूड किया था। मैंने पढ़ाया जरूर है मोस्ट भी के क्वेश्चंस, लेकिन जो थ्योरी जो है वो मैंने साथ में जो डाली थी वो मैंने बाकी सब चीज़ों को इंक्लूड करके ही इसमें वो किया था कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बच्चों को। जैसे सोनडस के जो पॉइंट्स है वो भी मैंने लिए थे। तो इन चार किताबों के अलावा आप ज़्यादा दूर आप बच्चों को भागना नहीं चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग ये सही है। तो आप करण आगे बढ़ते हैं बुक से आगे जाके। तो आजकल थोड़ा सा जो पैटर्न है वो एग्जाम का चेंज हो रहा है। आपने भी देखा होगा कि नोट सेट हाँ 7 सर। के अंदर भी कुछ जो प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है, ओबीजी के क्वेश्चन ज़्यादा है। फिर अब नोट सेट 8 के अंदर आपने देखा होगा कि कम्युनिटी के जो रिसेंट के जो प्रोग्राम्स हैं उनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आए। एंड इसके यस सर। अलावा आईसीयू के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो ज्यादा आ रहे हैं। तो आपने कैसे डील किया उनके साथ, और बच्चों को आप क्या रिकमेंड करोगे कि इनकी प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए। मतलब ऐसे तो जब एडवांस क्वेश्चन आ रहे हैं पहले तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। वो उसके लिए मैंने मतलब 7 में मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। फिर उसके बाद मैंने एडवांस सीरीज देखी, उससे मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ज्यादा ही सर। मतलब एकदम से क्वेश्चन देखते ही आपको पता चलता है कि कहाँ कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है सर। मतलब मैं तो एडवाइस करूंगा एडवांस सीरीज देख ले एक बार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार बच्चों को वैसे ही प्रमोशनल लग जाता है, क्योंकि जैसे अब आपकी मेरे यहाँ से पहली बार ही बात हुई है और डायरेक्टली बात की है। हाँ सर। कई बार बच्चों को क्या लगता है कि जैसे मान लो जो टॉपर्स है ना वो एडवांस सीरीज को बार बार बोलते हैं, तो उनको लगता है कि सर ने पहले से बात की होगी, इनको बताया होगा ऐसे। तो मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि ये मैं काम कभी नहीं करता। मैं सीधा इंटरव्यू लेता हूँ, बच्चों से डायरेक्टली बात करता हूँ, उनको बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ता हूँ। मैं डायरेक्टली मेरे जो क्वेश्चन होते हैं वो सीधे तभी मिलते हैं बच्चे को जब मैं पूछता हूँ। उससे पहले उनको इनको पता भी नहीं है करण को कि मैं इनसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या पूछने वाला हूँ। तो करण को जो लगा वो अच्छा है। आप लोग भी आप 5-7 वीडियो देखो, अगर आपको अच्छी लगी तो आप आगे भी देख सकते हो। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, और तो मैं कुछ नहीं कहूँगा इतना ज़्यादा। तो करण ये एक चीज़ और जानना चाहता हूँ मैं। प्री प्री के अंदर कई सारे बच्चे हैं जो मतलब पास नहीं हो पाते हैं, या वो टाइम मेंस तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत नॉन नर्सिंग वाले पार्ट में आती है। तो आप नॉन नर्सिंग के लिए आपने कुछ अलग से प्रिपरेशन की थी, या जस्ट फिर आप टेस्ट सीरीज से ही वो रहे थे जुड़े हुए कि जो क्वेश्चंस हैं। नहीं सर, मैंने अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। टीएनसी में जो टेस्ट सीरीज में से जो क्वेश्चन आते थे उनकी प्रैक्टिस की थी मैंने। हाँ, तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि एक बड़ी सी मैथ की बुक ले आएंगे, एक रीजनिंग की बुक ले आते हैं, जीके की ले आते हैं, तो उसमें बहुत सारा टाइम वो कर देते हैं। तो मैं आपको पहले ये कहता हूँ कि देखो पहले नर्सिंग वाला जो पार्ट है वो मेजर पार्ट है, सब कुछ उसी से आता है। मेंस के अंदर फिर आता भी नहीं है, रैंक उसी से बनती है। अगर मेंस के अंदर मान लो मैथ वैथ के क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं तब तो आपको फिर भी प्रॉब्लम हो। तो यही है कि आप बस थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन है डेली प्रैक्टिस करो, चाहे आप 4 क्वेश्चन पढ़ो, मैथ के 5 करो, जैसे टेस्ट सीरीज में भी आते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज भी नहीं ज्वाइन कर रखी है आपने तो भी आप खुद प्रैक्टिस भी करते हो, तो 4-5 क्वेश्चन जो वो डेली प्रैक्टिस करते रहो 5-6 महीने तक, तो एकदम से जो आपके जो कंसेप्ट हैं वो बन जाते हैं। तो अब मैं एक थोड़ा सा रिवीजन का जो इंपॉर्टेंस है करण वो आपसे जानना चाहूंगा कि मैं मेरे अकॉर्डिंग ये है कि भाई जो रिवीजन जो है ना वो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एक टॉपर बच्चे के अंदर और एक एवरेज बच्चे के अंदर। एवरेज बच्चे क्या करते हैं, आगे पढ़ते जाते हैं 2-3 महीने 4 महीने तक कंटिन्यू, और पिछला जो है वो देखते नहीं, वो पड़ा हुआ रहता है, और फिर जब उसको समेटने की कोशिश करते हैं तो वो कर नहीं पाते। तो आपके अकॉर्डिंग की क्या इंपॉर्टेंस है रिवीजन की। मतलब सर रिवीजन तो करना ही पड़ता है। मतलब मेरा ये था कि मैं सुबह जो पढ़ता था पूरे दिन वो शाम को एक बार देख लेता था। और जब दूसरे दिन मैं लाइब्रेरी जाता था तो दूसरे दिन सुबह में देख लेता था वो। मतलब एक बार ऐसे नजर फेर लेता था उस पर सर।
वेरी गुड। तो रिवीजन मतलब बहुत नजर के जरूरी है। सामने से हाँ। निकलता था वो। अब तो आप डेली बेसिस पे रिवीजन करते थे, तो एक मैं टाइम टेबल हाँ, से डेली बेसिस ये। पे करता। हाँ वेरी गुड, डेली बेसिस पे आप करते थे रिवीजन, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि जो हमने पढ़ा उसी के साथ हम डेली अगर रिवाइज करते रहते हैं आगे तो वो फायदेमंद होता है। एक मैं आपसे टाइम टेबल के बारे में जानना चाहता था, क्या आप भी कोई टाइम टेबल बनाते थे कि आज मुझे ये चीज़ें करनी है, या फिर वीकली बनाते हो कि इस सप्ताह में मुझे क्या करना है, या फिर मंथली बनाते हो कि मुझे क्या करना है, तो ऐसा कुछ टाइम टेबल बनाते थे आप? नहीं सर, मतलब वीकली होता था कि इतना टारगेट खत्म करना है बस। तो वीक में मतलब आपने इतना इतना भी लोड भी नहीं लेना है कि अपने पर वो हो जाए। टारगेट भी थोड़ा ही रखना है सर। हाँ कई बार बच्चे क्या होते हैं कि लॉन्ग टर्म बना लेते हैं कि जैसे मान लो कि मैं सोनटस से खत्म कर दूंगा इस एक महीने के अंदर, या फिर मैं मौसमी की पूरे क्लासेज ले लूंगा, 150 क्लासेज ले लूंगा। तो मतलब मैं ये चाहता हूँ कि जो टारगेट है वो अचीवेबल होने चाहिए, तो आपको खुद का जो सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है ना वो गिर जाएगा, कि जो आपका कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं कर सकता हूँ, फिर आपको लगेगा कि आपका ब्रेन खुद कह देगा आपको कि अरे यार, तो पिछली बार भी नहीं कर पाया था, अभी भी नहीं कर पाया। तो टारगेट जो है वो ऐसे होने चाहिए जो आप अचीव अचीव कर सको। अब मैं आपसे एमसीक्यू जो प्रैक्टिस है ना उसकी इंपॉर्टेंस जानना चाहूंगा, कि थ्योरी के साथ आज के टाइम में, जैसे मैं 2015 में पास आउट था, उस समय टेस्ट सीरीज नहीं होती थी, और एमसीक्यू जो प्रैक्टिस है मतलब हम करते थे बुक्स के द्वारा थोड़े बहुत जो एमसीक्यू जो पढ़ लेते थे। बट आज जैसे सिनेरियो चेंज हो गया, क्वेश्चंस के जो लेवल है वो भी बहुत टफ आने लग गए हैं, तो आपके अकॉर्डिंग एमसीक्यू जो प्रैक्टिस है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है आज के टाइम में? मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत जरूरी है सर। मतलब उससे पता चलता है कि अपने को कितना कॉन्सेप्ट याद है, और कौन सा कॉन्सेप्ट टाइम पे याद आता है या नहीं। और हम पता होता है फिर भी कई बार कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाते सर। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस से पता चलता है, और एलिमिनेट करने का भी हम उसी से सीखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आंसर वो राइट नहीं है, रॉन्ग है, वो पता उसी से पता चलता है। प्रैक्टिस करनी चाहिए सर बहुत। करण ने बहुत ही अच्छे शॉर्ट और जो सटीक है वो आंसर दे रहे हैं, वो बिल्कुल इन्होंने बताया है कि सबसे अच्छी बात ये है कि देखो आप बिना प्रैक्टिस किए हुए क्या होता है कि जैसे प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो जो क्वेश्चन आपको आता है वही कर पाओगे। लेकिन जैसे आपने बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रखी है ना, तो आपका जो माइंड है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीख जाता है। उसको ये पता चल जाता है कि यार ये ऑप्शन तो नहीं होगा, इसको मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, ये ऑप्शन नहीं होगा, मैं इसको जो मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। तो ये जो चीजें हैं ना, ये हम इसी से सीखते हैं, जो एमसीक्यू प्रैक्टिस से। एक मैं माइनर जो सब्जेक्ट है ना उनकी इंपॉर्टेंस जानना चाहता हूँ, कि बच्चों को क्या तो कोर सब्जेक्ट जो मेजर जो सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं मेनली, तो उन पे रहना चाहिए, या फिर आपने भी जैसे रिसर्च है, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे सब्जेक्ट को भी आपने पढ़ा था? कैंडिडेट पे वो डिपेंड करता है आपने कितना पहले से पढ़ रखा है। वो मेजर सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो रहे, उसके बाद टाइम बच रहा है आपके पास, तो वो कवर कर लेना चाहिए थोड़ा। तो मतलब उसी से मतलब थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, और आपका सिलेबस भी कवर होगा, और कॉन्फिडेंस हाई रहेगा सर इससे। वेरी गुड। अब करण मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप ड्यूटीज भी करते हो, और बहुत सारे जो बच्चे हैं मुझे मैसेज करते हैं कि सर हम भी ड्यूटीज करते हैं, और ड्यूटी के साथ में बहुत टफ होता है टाइम को मैनेज करना। तो आप किस प्रकार से मैनेज करते थे कि भाई ड्यूटी भी करना है और मुझे साथ में पढ़ना भी है? तो ये उन सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन है जो जॉब भी कर रहे हैं साथ में पढ़ना भी चाहते हैं। सर अभी तो मेरी मतलब नई नई ज्वाइनिंग लगी हुई है, तो जनरल ड्यूटी चल रही है। तो मैं सुबह जल्दी उठ जाता था सर, और सुबह टेस्ट देते था मैं। सुबह अच्छा। जल्दी उठ के टेस्ट देता, और रात को आके 2 घंटे में रिवीजन करता था सर थियोरी का। टाइम जो है वो निकालने से निकलता है, जैसे करण ने भी बताया कि मैं जल्दी उठता था, तो वो जो समय है वो निकालने से निकलेगा। अगर आप मन में ये सोचोगे कि भाई टाइम है ही नहीं मेरे पास, तो आप बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करते। आपको कुछ तो चीज़ जो है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, जैसे करण जल्दी उठते थे, नींद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यही है कि आपको भी थोड़ा सा समय, मतलब आपको ये है कि स्ट्रोंग बनना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रोंग नहीं है, ये सोचेंगे कि यार नहीं है, टाइम नहीं हो पाएगा, तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आपने ठान ली, तो आप जो टाइम से वो मिनट मिनट बचा बचा कर जो आप ऐसा कर सकते हो। तो अब करण मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका इस दौरान सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा था जो आपको लगता था कि ये इसमें मजा आता है, और सबसे खराब सब्जेक्ट कौन सा लगता था आपको कि यार ये इसमें मजा नहीं आता? सबसे अच्छा तो सर ओबीजी में मुझे बहुत पसंद है। ओबीजी कॉमेडी थोड़ा बोरिंग लगता था सर। कम्युनिटी सर। अच्छा, कम्युनिटी। कम्युनिटी सर। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। फिर भी आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ये जो मेंस का जो पेपर कम्युनिटी। था इसमें कम्युनिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, और आपने इतनी अच्छी रैंक प्राप्त की है, तो पक्का मतलब आप उससे लड़े हो। तो यही है कि जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगे ना, आप उससे लड़ो, और जो अच्छी जो रैंक है वो प्राप्त करने की कोशिश करो। आप कर सकते हो उस सब्जेक्ट से लड़कर। एक मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस जो हैं उनका इंपॉर्टेंस जानना चाहता हूँ, कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी प्रिपरेशन में? सर पीवाईक्यू तो वो तो करना ही चाहिए। इस बार भी मतलब पेपर में पीवाईक्यू ज्यादा ही थे, और पीवाईक्यू से वो अपन को आइडिया आ जाता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। उस हिसाब से हमें प्रिपरेशन करने में फायदा होता है सर। वेरी गुड। पीवाईक्यू का हमेशा मैं बताता हूँ कि पीवाईक्यू जो है वो आपके माइंड को खोलते हैं। वो आप पीवाईक्यू करते हो, फिर उसके बाद भी कोई चीज़ पढ़ते हो, तो आपको पता लगता है कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और ये जो चीज़ है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो पीवाईक्यू जो है वो बहुत जरूरी है। एक मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप प्रिपरेशन करते हो तो कई बार बच्चों को ऐसा डाउन फील हो जाता है, अप डाउन आते रहते हैं। कई बार हमारी अच्छी रैंक आती है, हम सोचते हैं कि हाँ, मतलब टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ, तो कि अच्छे जा रहा है, कभी खराब रैंक आती है, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार मेरा तो नहीं होगा। तो जो आप अपने एस्पिरेंट्स हैं, जो अपने जो जूनियर्स हैं, उनको क्या सलाह देना चाहोगे कि क्या करना चाहिए जब आपके डाउन्स आए हैं, आपको कैसे आप कंटिन्यू करो स्टडी को? वो तो सर वो है ना कि मतलब मेरा जब ये प्री मेंस का आगे का था तब मेरे रैंक बहुत ही मतलब पीछे आ रहा था। तो मेरे दोस्त उनके आगे आ रहे थे, तो वो मुझे भेजते थे, देखो मेरा इतना रैंक है इतना, पर मैंने कॉन्फिडेंस नहीं लूज किया सर ऐसे। पर मैं पढ़ता रहता था इसे, मतलब उस दिन देखा जाएगा क्या होगा। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है सर। बहुत अच्छी बात कही आपने कि ऐसा नहीं है, देखो आपका काम है कर्म, कि आपको कर्म करना है, हाँ सर। वो काम है पढ़ना। अब रैंक कैसी भी आ रही है, आप बस ये मत सोचो, डिसिप्लिन बना लो अपने माइंड में कि भाई मुझे पढ़ना है तो बस पढ़ना है। कुछ भी हो, रैंक खराब आ रही है तो आप क्या कर सकते हो? आप ऐसे तो है नहीं कि आप सो जाओगे और उससे रैंक अच्छी हो जाएगी आपकी। आपको अगर रैंक सुधारनी भी है तो आपको और पढ़ना पड़ेगा, तो उसी उसी से आपका मतलब जो रैंक है वो और सुधरेगा। एक मैं डिस्ट्रैक्शंस के बारे में जानना चाहता हूँ। एक तो देखो कई सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि मान लो आजकल जो मोबाइल है उससे भी बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, और पार्टीज हो गई, या फिर जैसे घर वाले हैं वो भी बुला लेते हैं फोन करके कि तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम्हें हमारे साथ जुड़ना ही पड़ेगा, किसी की शादी होती है, तो उनसे कैसे डील करें बच्चे अपनी प्रिपरेशन के दौरान? और सर जो फोन का तो वो इतना नहीं रहता था, मैं फोन में कोई सोशल मीडिया तो चलाता नहीं हूँ सर मैं। तो उससे तो थोड़ा टाइम बच जाता था मेरा। और घर से तो मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था, तो घर वाले भी इतना वो डिस्टरबेंस नहीं होता था उनका भी। और टाइम सर मिलता है, ऐसे सोशल मीडिया नहीं चलाता था मैं। अच्छा। चलो बहुत बड़ी बात है यार, मतलब आप पिछली बार सिलेक्टेड हो फिर भी आप सोशल मीडिया नहीं चलाते थे, तो ये आपकी जो डेडिकेशन है वो उसको दिखाता है। एक मैं यूट्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि एक्चुअली में आजकल जो यूट्यूब है ना उस पे बहुत सेलेक्टिव होना पड़ता है हमें। आपने भी देखा होगा कि आप कहीं भी अगर आप नर्सिंग में यूट्यूब खोलोगे तो हजारों जो चैनल्स हैं वो आ जाते हैं, तो उसमें आप कैसे सेलेक्टिव बनो उनमें कि भाई मुझे ये देखना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही अच्छा टीचर हूँ, मतलब बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, तो आप कैसे सेलेक्टिव होते हो कि यार मतलब ये चैनल मुझे देखना है, ये नहीं देखना? तो ये बहुत टफ होता है बच्चों के लिए आज के टाइम में। मतलब वो तो सर जो जिस बच्चे को जैसे पसंद आ रहा है वो ऐसे देखते हैं। मैंने ऐसे सब्सक्राइब कर लिया था, जिनका देखना है उनको ही सब्सक्रिप्शन में रखा था और उसी से मैं देखता था सर। हाँ, मैं भी बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी टीचर पे ट्रस्ट करते हो ना, फिर उसकी कंटिन्यू वीडियो देखो। ऐसे मत करना कभी भी कि जैसे आज एक टीचर की दो वीडियो देख ली, फिर वो भूल गए उसको, फिर एक नए टीचर की देखने लगे। क्योंकि कोई भी टीचर है वो मान लो एक प्लान बनाता है, जैसे मैं भी हूँ, मान लो मैं खुद पढ़ाता हूँ, जैसे मैंने एडवांस सीरीज में पूरा प्लान बनाया कि भाई मुझे बच्चों को ऐसा करना है। अब बच्चे मान लो कि मेरी पहली क्लास देखें और दूसरी क्लास देखें फिर चले जाएं, अब उनको लगेगा कि कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो बट जो पूरा जो प्लान है वहां तक आप नहीं पहुंच पाओगे। तो वो पहुंचने के लिए है ना, आपको एक एक टीचर के साथ में है ना कंटिन्यू रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जानना चाहता हूँ आपसे कि आप उनके ऊपर आप कहो कि बच्चों आपको इनके ऊपर आज के टाइम में ना बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। आज का जो एग्जाम है तो आप अपना टाइम दे सकते हो आराम से, ये बताओ कि कौन कौन से सब्जेक्ट आज के टाइम में बच्चों को ज़्यादा पढ़ने चाहिए? अब इस बार तो हुआ कि सर जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है और पीडियाट्रिक और मेंटल हेल्थ, उनके मतलब वेटेज बढ़ रहे हैं, ओबीजीवाई का भी वेटेज बढ़ रहा है, तो वो ज्यादा पढ़ने चाहिए सर अब। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो जैसे आज ओबीजी हो गया, कम्युनिटी जो है, पहले इतने जो क्वेश्चंस हैं वो कम्युनिटी से नहीं आते थे, तो लेकिन आजकल नॉर्थ साइड को प्यार हो गया है कम्युनिटी से भी, और एक जो ओबीजी है ना उससे भी बहुत ज्यादा प्यार हो गया। एक मैं क्वेश्चन उन बच्चों के लिए आपसे जानना हाँ चाहता सर। हूँ कि करण, आप मुझे ये बताओ कि कोई बच्चा है बेचारा, उसका प्री भी क्लियर नहीं हो रहा है, बार बार दे रहा है, वो 4 5 बार दे रहा है, तो वो कैसे क्या करे कि यार उसका प्री भी क्लियर हो और मेंस भी क्लियर हो? आपको क्या लगता है कि वो क्या मिस्टेक सर कर रहा होगा? उसके लिए उसको मतलब पहले तो अपना सिलेबस कवर करना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है सर। और खुद की मिस्टेक देखनी होती है कि अब अपन कहाँ पर गलती कर रहे हैं, उस गलती से सीखना चाहिए सर। सबसे जरूरी चीज है एनालिसिस। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि गलती से सीखना चाहिए। अब गलती सीखने के लिए गलती का पता होना जरूरी है। तो यही है कि आप पहले अपनी गलती को पता करो, उसको एनालिसिस करो कि क्यों नहीं हो रहा सिलेक्शन, क्या कारण है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो मेरे वीक हैं, जिनको मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है, तभी आप कुछ कर पाओगे। एक आप टेस्ट को एनालिसिस कैसे करते थे? मतलब आप टेस्ट देते थे तो उसके बाद भी क्या आप देखते थे या फिर अगला टेस्ट देते जाते थे? नहीं सर, उसमें मैंने मिस्टेक बुक बनाई थी, जो मेरे गलत होते थे मैं उसे मतलब पहला
पूरा टेस्ट पढ़ता था देने के बाद, और जो गलत होते थे वो लिख लेता सर बुक में। ये बहुत जरूरी है कि आप, ऐसा नहीं है कि जैसे आप पढ़ते जाओ टेस्ट, आप, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आप टेस्ट दे रहे हो तो आपका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप इन गलतियों से नहीं सीख रहे हो और आप फिर कंटिन्यू चलते जा रहे हो कि भाई एक टेस्ट दे दिया मैंने, दो टेस्ट दे दिया, तीन टेस्ट दे दिया, तो उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा तभी है जब आप एनालिसिस करोगे, मिस्टेक बुक बनाओगे, नए क्वेश्चंस को लिखोगे, गलत क्वेश्चंस को लिखोगे, फिर उनको वापस से क्या करोगे, रिवीजन करोगे। एक मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मेंस के अंदर, और उसमें अगर आपको प्री का याद है तो प्री और मेंस दोनों का आप बता सकते हो कि कितने क्वेश्चन अटेंड किए थे, लगभग कितने सही हुए हैं। मेंस का याद है, प्री का मैं मुझे याद नहीं है हाँ अभी। कोई मतलब नहीं, मेंस में आपने, मैंने 157 अटेम्प्ट किए थे सर। अरे उसमें वाह। मेरे गलत ज्यादा हो गए सर। अच्छा, नहीं फिर भी आपकी बहुत अच्छी रैंक आई है। 157 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी, अगर देखो मेन चीज ये मायने करती है कि जो आपकी जो रैंक है ना वो कैसे आती है। तो अब जो आप आपकी रैंक है, मतलब मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा आपकी गलत है उस हिसाब से, तो आपकी जो रैंक है वो बहुत अच्छी थी। एक मैं एक क्वेश्चन ये जानना चाहूंगा कि जो एग्जाम है उससे 10-15 दिन की पहले की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए बच्चों की, कि भाई एग्जाम से 10-15 दिन आप ऐसे सब जो भी आपने पढ़ा है उनको वापस से किस प्रकार से रिवाइज कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, एमसीक्यूज पे ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, थ्योरी पे करना चाहिए। बच्चे बार बार बोलते हैं सर थ्योरी पढ़ें, एमसीक्यूज करें, क्या करें। तो लास्ट के एग्जाम से 10-15 दिन पहले क्या करना चाहिए। उससे तो मतलब सर अपने जो खुद के नोट्स बनाए हो वो रिवीजन करना चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाए हो वो देखने चाहिए। और थोड़ा मतलब हर रोज एक टेस्ट देना चाहिए सर। टेस्ट देने से मतलब अपना दिमाग में कितना है, और मतलब कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है उससे, और पता भी चलता है कि टाइम पे याद भी आ रहा है हमें। हाँ, मेन चीज यही है कि एग्जाम में जो है वो थ्योरी नहीं आती है, टेस्ट ही आते हैं, क्वेश्चंस ही आते हैं। तो अगर आप, मतलब ये है कि आपने थ्योरी भी पढ़ रखी है, उसको रिवीजन करना मस्ट है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा, पक्का आप वहाँ पे भूलोगे, फिर कहोगे कि मेरी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग उन्हीं में ज्यादा होती है जो आपने रिवाइज नहीं किया हुआ है, क्योंकि आपको उसमें ये लगता है कि यार पढ़ा हुआ तो है, बट वो गलत किया हुआ क्योंकि आपने उसका रिवीजन नहीं किया। तो ये बहुत जरूरी है कि आप रिवीजन करो, साथ में आप देखो वहां पर भी पेपर आता है, तो आप उसके लिए पूरा प्रिपेयर तब होगे जब पूरा पेपर पहले से दे के रखोगे। अब आप डेली की डेली पेपर दे रहे हो ना, और एकदम से फिर वो एक पेपर और आ जाता है आपके सामने, तो आपको बड़ा कुछ ऐसा लगता नहीं है। आप कभी पेपर ही नहीं देते हो, कभी आपने कोई मॉक टेस्ट ही नहीं दिया या कोई टेस्ट ही नहीं दिया है आपने, तो फिर एकदम से फिर पेपर आता है ना, तो आप न तो टाइम को सही से मैनेज मैनेज कर पाते हो, न बाकी की चीज़ों को भी मैनेज नहीं कर पाते हो, जो स्ट्रेस का जो लेवल है उसको भी मैनेज नहीं कर पाते हो। तो टेस्ट देने से, करण ने बहुत अच्छी बात बताई है ये, कि टेस्ट देने से जो हमारा माइंड है उसके लिए क्या होता है, डेवलप होता है। अब मैं लास्ट में करण ये एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अब आप कोई तीन ऐसे पॉइंट बता दो बच्चों को कि भाई आपको ये तीन चीजें कर लो, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। कोई भी तीन चीजें बता दो आप अपने अकॉर्डिंग। सर वो तो है ना कि पहले अपने को ठान लेना है कि करना है तो करना है, और कोई करने नहीं आएगा, खुद को पढ़ना ही पड़ेगा सर। एक बार ठान ली तो फिर रास्ते खुद मिल जाते हैं सर, कि हमें करना है तो कैसे करना है वो खुद ढूंढ लेते हैं फिर हमें। बहुत अच्छी बात है। और दूसरा तो सर भी ये बोलूंगा कि मतलब कि कहाँ पर भी आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे हो या टेस्ट सीरीज ले रहे हो, बस वही देखे उनको ही पकड़ के रखो, उन्हीं को फॉलो करो जिनका भी ले रहे हो। बहुत अच्छी बात की आपने, ट्रस्ट बहुत जरूरी है। और कुछ आप बताना चाहो। नहीं बस धन्यवाद सर। हाँ, एक लास्ट में मैं उन सभी लोगों के लिए जो जिन्होंने आपकी हेल्प की है हमेशा, तो आप अपनी जो सक्सेस है, आप किसी को भी, अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को जो डेडिकेट करना चाहो, तो ताकि आप चाहो कि इस वीडियो में उनका नाम आए और वो भी उनके चेहरे पे एक स्माइल आए। वैसे तो सर मतलब फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और मेरे दोस्तों ने मतलब जब मैं डिमोटिवेट हो जाता था मैं उनको कॉल कर लेता, वो सभी साथ में ही प्रिपरेशन कर रहे थे हम, तो उनको कॉल करके मैं बात कर लेता था सर। बहुत अच्छी बात है कि आप चाहो तो अपने दोस्तों के एक दो के अगर नाम लेना चाहो तो ले सकते हो। अगर ज्यादा दोस्त हैं तो कंट्रोवर्सी ज्यादा हो जाएगी, नहीं हो कहेंगे मेरा नहीं लिया। हाँ, ऐसे तो तो ऐसा कर सर सकते ज्यादा ही दोस्त है, ऐसे नाम कितनों को लूंगा और कोई बुरा मान जाएगा। हैं। सही कह रहे हो, ये बात बिल्कुल है। तो आप अपनी फैमिली को और अपने जो जो दोस्त हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपके साथ हमेशा जुड़े रहे। और करण, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, और मुझे लगता है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके माइंड को आपने खोला कि कैसे वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारा जो इंटरव्यू है वो हमेशा इस चीज़ पे फोकस रहता है मेन, कि आपके द्वारा बच्चे जो हैं वो क्या सीखते हैं, जो एस्पिरेंट्स उनको कैसे फायदा मिले। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि जो एस्पिरेंट्स उनको मैक्सिमम जो आउटपुट मिले, और वो स्ट्रेटजीज जो हैं जो आपने यूज की हैं वो भी यूज करें, और वो भी आपकी तरह इतनी जो अच्छी जो रैंक है वो प्राप्त करें। आपने बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को बताया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको फिर से बहुत बहुत बधाई। आप अपने फ्यूचर में और भी ज़्यादा जो सक्सेस है वो अचीव करो, ऐसे मैं भगवान से कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच टीएनसी से जुड़ने के लिए, हमारे थैंक साथ यू सर। जुड़ने के लिए करण। थैंक यू सो मच।